डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारे DYQ भी हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं खुद से भी बनाए हुए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को ... के रूप में जाना जाता है। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इसकी कमी को हम किसके रूप में जानते हैं? तो नाम क्या है? तो हिडन हंगर के रूप में जानते हैं, यानी कि छिपी भूख के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? हिडन हंगर के रूप में जानते हैं। हिडन हंगर यानी कि छिपी भूख। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका जो है बिहार एस्टेट का कि सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। माइक्रो और मैक्रो से क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए थे, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं जिसकी आवश्यकता हमें कम मात्रा में होती है, यानी कि सूक्ष्म मात्रा में होती है, वो कौन से हैं? तो हमारा विटामिन और मिनरल्स हैं। क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है क्या क्या है? मिनरल्स और विटामिन है। और वहीं अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? तो हमारा प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ और हमारा फैट है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को हम किस रूप में जानते हैं? तो हिडन हंगर के रूप में, यानी कि छिपी भूख के रूप में जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, मरासमस रोग मुख्यतः किसकी कमी से होता है? यानी मरासमस रोग, मरासमस को हम और किस नाम से जानते हैं? जैसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो ये प्रोटीन प्लस एनर्जी यानी कि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला ये रोग है। ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। और अगर हम बात करें ये कितने माह तक के बच्चों में देखें, कितने साल तक के बच्चों में यह रोग देखने को मिलता है? तो यह जो है 6 से 18 माह के बालकों में यानी शिशुओं में देखने को यह रोग अधिकांशतः मिलता है। कौन सा रोग? मरासमस रोग। कितने आयु तक के बच्चों में? 6 से 18 माह तक के बच्चों में यह रोग अधिकतर देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, ये जो क्वाशक्योरकर है ये किसकी कमी से होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्वाशक्योरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आंसर क्या आएगा? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और वही अगर मरासमस की बात होती है तो मरासमस जो है प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। रेयॉन निर्माण की विधियां हैं। पहले तो हम थोड़ा सा रेयॉन के बारे में जानते हैं कि रेयॉन किस भाषा का शब्द रेयॉन का जो है किस शताब्दी का चमत्कार है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसकी विधियां कौन सी है, तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं। तो जो रेयॉन है इसको हम 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। रेयॉन को हम क्या कहते हैं? रेयॉन को हम 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। और जो है रेयॉन में जो है इसका अर्थ क्या है? तो सूर्य की किरणों का परावर्तन। रेयॉन का जो है रेयॉन शब्द का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ जो है सूर्य की किरणों का परावर्तन है। अगर हम रेयॉन के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं तो इसको जो है हम और किस नाम से जानते हैं? तो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। रेयॉन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। अगर थोड़ा सा देखें रेयॉन के बारे में तो रेयॉन जो है ये रेयॉन रेशा जो है ये किसका बना होता है? तो रेयॉन रेशा जो है ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और इसकी विधियां कितनी हैं? इसकी जो मुख्यतः जो 3 विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका जो है नाइट्रोसेलुलोज विधि है, कुप्रामोनियम तथा विस्कोस रेयॉन। इसकी विधियां कौन सी हैं? तो पहली जो विधि है इसकी है नाइट्रोसेलुलोज विधि है। दूसरी कौन सी है? दूसरी जो है इसका विस्कोस विधि है। और तीसरा कौन सा है? कुप्रामोनियम। इसकी जो मुख्यतः 3 विधियां हैं कौन कौन सी हैं? नाइट्रोसेलुलोज विधि है, कुप्रामोनियम तीसरी कौन सी है? विस्कोस रेयॉन यानी कि विस्कोस विधि। ये क्या है? ये रेयॉन निर्माण की ये 3 विधियां हैं। और किस शताब्दी का चमत्कार है? 19वीं शताब्दी का चमत्कार। रेयॉन का शाब्दिक अर्थ क्या है? रेयॉन का शाब्दिक अर्थ जो है सूर्य की किरणों का परावर्तन है। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। रेयॉन जो है किसका बना होता है? तो ये सेलुलोज का बना होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो है
20वीं शताब्दी का चमत्कार किसे कहते हैं? तो अगर 20वीं शताब्दी का चमत्कार पूछा जा रहा है तो आंसर क्या आएगा? नायलॉन को हम क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं। एक क्वेश्चन और है कि मैजिक फाइबर के नाम से हम किसे जानते हैं? किसे कहते हैं? किस रेशा को हम मैजिक फाइबर कहते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैजिक फाइबर किसे कहते हैं? अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये रिब बुनाई जो है, चौथा क्वेश्चन है, रिब बुनाई के प्रकार हैं। तो रिब बुनाई जो है ये इसके प्रकार कौन कौन से हैं? पहले तो हम देखते हैं बुनाई कितने प्रकार की होती है। बुनाई 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहले साधारण बुनाई, दूसरी कौन सी है? दूसरी फैंसी बुनाई है। तो साधारण बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं? तो साधारण बुनाई के अंतर्गत जो विधियां आती हैं, जो बुनाई आती है वो कौन कौन सी है? सादी बुनाई है, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, सैटिन, साटिन, क्विल, हनीकॉम्ब, हर्बैक। ये क्या है? ये साधारण बुनाई के अंतर्गत आने वाली जो बुनाई है। और वहीं से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये रिब बुनाई किस बुनाई के अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये साधारण बुनाई के अंतर्गत आता है। और अगर वहीं फैंसी बुनाई की बात हो रही है तो फैंसी बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सी बुनाई आती है? तो पाइल बुनाई हुआ, डॉबी बुनाई, डबल क्लॉथ, कॉर्डर, क्रेप, जैकॉर्ड, लीनो, ये क्या है? ये सभी के सभी फैंसी बुनाई के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि रिब बुनाई के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रिब बुनाई के प्रकार कौन कौन से हैं एक बार हम इसको देख लेते हैं। रिब बुनाई के प्रकार कौन कौन से हैं? तानेदार रिब है, मैट रिब, फैंसी रिब, चौकड़ीदार रिब, बानेदार रिब, धारीदार रिब। कौन कौन से हैं? तानेदार रिब है, मैट रिब है, फैंसी रिब, तानेदार रिब, मैट रिब, फैंसी रिब, चौकड़ीदार रिब, और कौन सी है? कौन कौन सा हुआ? तानेदार रिब, मैट रिब, फैंसी रिब, चौकड़ीदार रिब, बानेदार रिब तथा धारीदार रिब। और कौन सा है? बानेदार रिब तथा धारीदार रिब। धारीदार रिब। ये जो है किसके प्रकार हैं? तो ये जो है रिब बुनाई के प्रकार हैं। और रिब बुनाई किसके अंतर्गत आता है? साधारण बुनाई के अंतर्गत आता है। तो आप जो है बुनाई इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिब बुनाई के प्रकार कौन कौन से हैं? तानेदार रिब, मैट रिब, फैंसी रिब, चौकड़ीदार रिब, बानेदार रिब तथा धारीदार रिब। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये रिब बुनाई के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। BIS का पूरा नाम क्या है? तो ये जो BIS है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है, BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। BIS का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है, ये भी बनता है कि जो है एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन सी एजेंसी ISI चिन्ह प्रदान करती है? तो कौन सी एजेंसी है जो ISI चिन्ह प्रदान करती है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये क्या करती है? ये ISI चिन्ह प्रदान करती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ISI चिन्ह कौन सी एजेंसी है जो ISI चिन्ह प्रदान करती है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये क्या करती है? ISI चिन्ह प्रदान करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था? तो किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था? तो जो है यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखिए, प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में इंग्लैंड में हुआ था। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो आंसर हमारा क्या आएगा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। आंसर हमारा क्या आएगा? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। यह क्वेश्चन आपका TGT 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय के द्वारा यह क्वेश्चन आपका TGT 2021 में पूछा हुआ है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जब किसी रंग में काला रंग मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं। यह क्वेश्चन घुमा के एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि रंगों का वह मूल्य जो काला रंग मिलाने से अपने वास्तविक रंग से गहरा हो जाता है वह कहलाता है। तो रंगों का वह मूल्य जो जिसमें हम काला रंग मिलाते हैं तो अपने वास्तविक रंग से क्या होता है, गहरा हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वो शेड कहलाता है। जब किसी रंग को काला रंग मिलाया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, शेड कहते हैं। शेड कहते हैं यानी कि छाया। और वहीं अगर सफेद रंग की बात करें तो सफेद रंग से भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब किसी रंग में सफेद रंग मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं। और वही क्वेश्चन घुमा के अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि रंगों का वह मूल्य जब उसमें हम सफेद रंग मिलाते हैं तो वह अपने मूल्य से क्या होता है, हल्का हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं। तो जब हम सफेद रंग मिलाते हैं तो अपने जो है मूल्य से वो हल्का हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टिंट कहते हैं। जब सफेद रंग मिलाते हैं तो वह अपने वास्तविक रंग से क्या होता है, हल्का हो जाता है, तो उसे हम टिंट कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जब किसी रंग में हम काला रंग मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे शेड कहते हैं। सफेद रंग जब हम मिलाते हैं और वो अपने वास्तविक रंग से हल्का होता है तो उसे हम टिंट कहते हैं। और जब वही हम किसी रंग में ग्रे रंग मिलाया जाता है और जब किसी कलर में अगर हम ग्रे कलर मिलाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। अभी जो है हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग प्रकाश को सबसे कम परावर्तित करता है। तो कौन सा रंग जो है, कौन सा कलर है जो प्रकाश को सबसे कम परावर्तित करता है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, काला रंग। कौन सा, काला रंग। ये क्या करता है, ये प्रकाश को सबसे कम परावर्तित करता है। और कितना करता है, कितना परावर्तित करता है, तो 5 से 10% करता है। कितना, 5 से 10% ही क्या करता है, परावर्तन करता है। और वहीं अगर सफेद रंग की बात करें तो कौन सा रंग है जो प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करता है। तो कौन सा रंग है जो प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करता है, तो सफेद रंग है। और कितना करता है, तो 75 से 80% वह क्या करता है, वह जो है परावर्तन करता है। कितना, 75 से 80%। और अगर वही काले रंग की बात करें तो कितना करता है, 5 से 10% ही क्या करता है, परावर्तन करता है। और कौन सा रंग प्रकाश को सबसे कम करता है, तो काला। और वही सबसे अधिक की बात पूछता है तो उसमें क्या आएगा, सफेद रंग। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि फ्रांक जो है उन्होंने रंगों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से, गर्म रंग और ठंडा रंग। तो गर्म रंग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार उठता है। तो लाल और नारंगी क्या है, ये गर्म रंग में आते हैं। और अगर ठंडे रंग की बात करें तो ठंडे रंग में कौन कौन सा आता है, ठंडे रंग में बैंगनी हुआ, हरा हुआ, नीला हुआ, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये ठंडे रंग की श्रेणी में आते हैं। तो आप इसको गर्म रंग और ठंडा रंग इसको देख लीजिएगा एक बार। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, गिलफोर्ड महोदय का। ये किसका है, गिलफोर्ड महोदय का। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में गृहिणी का कार्यभार हल्का होता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें गृहिणी का कार्यभार हल्का होता है, तो आंसर क्या आएगा, प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है, गृहिणी का कार्यभार हल्का होता है, यानी कि प्राथमिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, प्रथम अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें गृहिणी का कार्यभार हल्का होता है क्योंकि इसमें 9 दंपति होते हैं। इस वजह से उसमें क्या होता है, इसमें जो है ना ज़्यादा समय की और न ही ज़्यादा वस्तुओं की मांग इसमें क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए इनका कार्यभार क्या होता है, हल्का होता है। तो कौन सी अवस्था है, प्रथम अवस्था यानी कि प्रारंभिक अवस्था के में जो है गृहिणी का कार्यभार क्या होता है, हल्का होता है। तो आज कुछ क्वेश्चंस थे, आज हमने इस पर डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।